एक रफ्तार और एक ढर्रे पर चलती ज़िंदगी, रोज़ाना का वही बोरिंग ऑफिस रूटीन। ऐसे में प्रकृति के नज़दीक जाने के लिए दूसरा बहाना क्या हो सकता है। फ़िलहाल हमें देहरादून में, यहाँ से हम सफ़र तय करेंगे कनाताल का। कनाताल जिसे जाना जाता है खूबसूरत वादियों और दिलकश नज़ारों के लिए। चलो। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में चंद लम्हों का सुकून भी मैसर नहीं होता, जब तक कि आप खुद ही इसमें से कुछ पल अपने लिए ना चुरा लें। और यही सोचकर इस वीकेंड मैंने अपना बैग उठाया और चल पड़ा सुकून की चाह में। मेरी चाह थी कुदरत के थोड़ा नजदीक जाने की, और मेरी ये तलाश थी कनाताल। कनाताल, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मौजूद बेहद हसीन वादियों से घिरी ऐसी जगह है जो सीमेंट और कंक्रीट के उस जंगल से कोसों दूर है जहां मैं बसता हूं। कनाताल पहुंचने के लिए मैंने दिल्ली से देहरादून तक का सफर ट्रेन से तय किया, और इसके बाद का सफर मुझे कार से तय करना था। देहरादून से कनाताल की दूरी है करीब 75 किलोमीटर, जिसे तय करने में आपको 2.5 घंटे का समय लगता है। इस दौरान आप कई खूबसूरत मोड़ों से गुजरते हो और आपको मौका मिलता है कुदरत को बेहद करीब से जानने का। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। रास्ते में पड़ते ऊंचे पहाड़, जंगल और गहरी घाटियां सफर को और सुहाना बना रही थी। कुदरत को इतने नजदीक से जानने का मौका मुझे सालों बाद मिला था। चलने लगे हैं ये रास्ते। वैसे तो उत्तराखंड में कई जगह हैं जो अपनी कुदरती एहसास और खूबसूरत वादियों की बदौलत पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन अब उनमें से अधिकतर जगहों पर साल भर टूरिस्ट मौजूद रहते हैं, और मैं ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहता था। ऐसे में मैंने कनाताल के बारे में जितना कुछ सुना, उससे मेरी तलाश पूरी होती दिख रही थी। फिलहाल गाड़ी में बैठे बैठे हमें 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। इतना वक्त कब और कैसे बीत गया ये पता ही नहीं चला। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी और हमें रात होने से पहले रिजॉर्ट पहुंचना था। दरअसल पहाड़ों पर मौसम पल पल बदलता है, वो भी इतनी रफ्तार से कि आपको उसकी खबर भी नहीं लगती, और डर होता है चट्टानें टूटने का। इन जगहों पर अक्सर चट्टान टूटकर घंटों तक रास्ता जाम कर देती है। ये सचमुच बेहद ज़्यादा ठंडा था। फिलहाल शाम के 5 बज चुके हैं और हम अभी तक कनाताल से बेहद दूर हैं। हमारी पहली मंजिल है कनाताल रिजॉर्ट, जहां पहुंचकर हमें आराम करना होगा। सचमुच करीब 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग कनाताल पहुंचे। हालांकि हमारे पहुंचने तक रात हो चुकी थी, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हम रास्ते में बिना किसी परेशानी के रिजॉर्ट तक पहुंच गए थे। रिजॉर्ट में आते ही मैंने सुकून की सांस ली। 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कनाताल रिजॉर्ट मुझे काफी बेहतर लगा। बहरहाल लगातार सफर करते रहने से मैं काफी थक चुका था और मैं जल्द से जल्द अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता था। लो, तो यह है मेरा कमरा। देखने में तो काफ़ी कूल और कंफर्टेबल लग रहा है। फिलहाल मैं काफ़ी थक गया हूँ और मुझे लगता है कि मुझे फ्रेश हो जाना चाहिए। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गया।
दरअसल मैं इन पहाड़ियों के बीच से उगते सूरज का नजारा लेना चाहता था, जिसके लिए रिजॉर्ट के पास वाली पहाड़ी बिल्कुल सही जगह थी। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कूच कर गया। करीब आधे घंटे तक चलते रहने के बाद हम पहाड़ी पर पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूरज हमारे पहुंचने से पहले निकल आया था। मुझे उस वक्त सचमुच काफी मायूसी हुई, लेकिन जब कोहरे की धुंध में लिपटे आसपास के पहाड़ों पर मेरी नजर पड़ी तो ये मायूसी पल भर में दूर हो गई। सुबह की सर्द हवाओं के बीच कपकपाते हुए भी मैं इन्हें जी भरकर देख लेना चाहता था। सबसे दिलचस्प नजारा था हिमालय का, जिसकी चोटियों पर जमी बर्फ की चादर सूरज की किरणें पड़ते ही चमचमाने लगी थी। कभी कभी खूबसूरत दृश्यों को कैद कर पाना काफ़ी मशक्कत का काम होता है। मैं और मेरा कैमरामैन करीब 9000 फुट की ऊंचाई पर है। आधे घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे ताकि इन खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद कर सकें। हिमालय का जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, बहुत कम जगह होगी जब आप एक साथ इतनी बड़ी श्रृंखला को देख पाएंगे। जी भर के इन वादियों को देख लेने के बाद हम वापस रिजॉर्ट की ओर चल पड़े। रास्ते में मेरा सामना हुआ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, जिनसे छनकर आती रोशनी से ऐसा लगा मानो मेरी सारी हस्ती पाक साफ हो गई। सोचने लगा कि कितने सालों से ये पेड़ इन पहाड़ों पर ऐसे ही धंसे हुए हैं, बिल्कुल सीधे और आसमान को छूने की कोशिश करते, और ये पहाड़ न जाने कब से यूं ही अपनी जगह पर जमे हुए हैं, बिना हिले बिना हटे। दिन चढ़ने के साथ साथ मैं वापस रिजॉर्ट पहुंच गया। अब वक्त था फ्रेश होकर अपनी अगली मंजिल की ओर चलने का। लंच करने के बाद हम लोग तैयार हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, जो है सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। एक बार फिर हमारी गाड़ी पहाड़ों की ऊंचाई मापने को तैयार थी। हमें रिजॉर्ट से निकले अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरी नजर पास ही के गांव पर पड़ी, जहां किसी की बारात निकलने वाली थी। हम लोग गाड़ी से बाहर निकलकर इस लोकल शादी का मजा लेने पहुंचे। जहां तक मेरी बात है तो मैं इन पहाड़ों में मौजूद आम लोगों की जिंदगी को करीब से देखना चाहता था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत ने यहाँ फिर मेरा साथ दिया। मुझे एक बेहतरीन मौका मिला यहाँ के रिवाजों को जानने का और बारातियों के साथ 2-4 ठुमके लगाने का। सो मैंने मौका नहीं गंवाया और देवानंद से लेकर राजेश खन्ना तक सभी एक्टर्स का डांसिंग स्टाइल आजमा डाला। आपने शादियों में दुल्हन को तो डोली में बैठते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन यहाँ कलाकाल में हम एक ऐसी शादी में है, यहाँ की लोकल शादी है जिसमें दूल्हा जो है दूल्हा डोली में जाके बैठता है और डोली में बैठ कर जा रहा है अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इन पहाड़ों में अब भी ऐसे कई दिलचस्प रिवाज जिंदा हैं जिन्हें दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आप कभी नहीं देख पाएंगे और न ही किसी और राज्य में। फिलहाल इस बारात में बिन बुलाए बाराती बनने के बाद हमें मंदिर की ओर चलना था, जिसके लिए हम पहले ही काफी लेट हो चुके थे। कुछ ही देर में हम लोग उस पहाड़ी तक पहुंच गए जिस पर ये ऐतिहासिक मंदिर मौजूद था, लेकिन अभी दिल्ली दूर थी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे की सीधी चढ़ाई करनी थी, वो भी इन पथरीली सीढ़ियों पर। मेरे लिए इतनी ऊंचाई तक चढ़ने का ये पहला अनुभव था। हालांकि मैंने अपना बचपन सतपुड़ा के पहाड़ों की गोद में बिताया है,
लेकिन कभी उन पर चढ़ाई करने का ख्याल भी नहीं आया। अभी मैंने बमुश्किल आधी दूरी ही तय की थी कि मेरी सांसें जवाब देने लगी। फूलती सांसों के बीच मंदिर तक पहुंचने की उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत हारना कभी नहीं सीखा। मुझे यकीन था कि मैं सांझ होने से पहले मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। कहते हैं कि इस मंदिर से डूबते सूरज का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। हम तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ पाए। हमारी कोशिश है कि हम सूरज डूबने से पहले ऊपर तक पहुंच जाए। देखना होगा कि हम पहुंच पाते हैं या नहीं, ये काफी मुश्किल है। वक्त बीतने के साथ साथ मेरे पांव जवाब दे चुके थे। मैंने एक नजर ऊपर मंदिर पर डाली और फिर सूरज की ओर देखा, जो कि मेरी ही तरह थका हुआ दिन की आखिरी सांसें ले रहा था। मुझे लगा मैं हार जाऊंगा। मेरे सामने सूरज ढल रहा था और मैं अब भी मंदिर से काफी दूर था। मैंने हार मान ली और डूबते सूरज को देखने लगा। एक इंसान के तौर पर आप कुदरत से हमेशा टकराते हैं और कई दफा उसे हरा भी देते हैं, लेकिन फिलहाल कुदरत जीत चुकी थी और मेरे पास उसकी खूबसूरती को निहारने के सिवाय कोई दूसरा चारा भी नहीं था। जब हम मंदिर में पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। मैं इस वक्त 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां मंदिर में मौजूद रोशनी और हल्का नीला आसमान अद्भुत नजारा पेश कर रहा था। मेरी निगाह में दूर तक स्याह अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। इस ऐतिहासिक मंदिर की असल उम्र मुझे पता नहीं चल सकी, लेकिन यहाँ मौजूद पुजारी और आसपास के लोगों से जो पता चला, उसके मुताबिक ये कम से कम 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है। पूरे 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हम आखिरकार सुरकंडा देवी मंदिर पहुंच गए। कनाताल रिजॉर्ट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह मंदिर आज भी लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि इस मंदिर की आयु करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पे जो भी भक्त मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना माता जी पूरी करती है। इसलिए यह मंदिर विभिन्न प्रकार से विभिन्न भक्तों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इस प्राचीन मंदिर में यहाँ के लोगों की गहरी आस्था है और वे कई मायनों में इसे चमत्कारिक भी मानते हैं।